Hello friends, welcome to iExambi. In this video, we are going to cover the important current affairs from the PIB. ठीक है, डेट होगा 5 से 7 जुलाई तक, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से 5 पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं और ये पांचों पोर्टल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी फैक्चुअल डेटा है जो एग्जाम में नाबार्ड में और आरबीआई में भी पूछते हैं। ठीक है, और हेल्थ इश्यूज सोशो इकोनॉमिक इश्यूज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो आइए देखते हैं ये 5 पोर्टल्स है कौन से। ठीक है, पहला पोर्टल है आयुर्वेदा डाटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, CTRI। क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या कि भी क्लिनिकल ट्रायल में मतलब किसी पेशेंट के ऊपर अगर कुछ ट्रायल हुआ है या फिर किसी पेशेंट का किसी पर्टिकुलर तरीके से हमने इलाज किया है, तो वो किस तरीके से इलाज किया, क्या मेडिसिन यूज की, क्या प्रोसीजर्स यूज किए, उसका एक डाटाबेस बना के रखो। तो वो डाटाबेस जो है वो स्टूडेंट को भी के भी काम आएगा और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है आयुर्वेदा में जो काम कर रही है हमारे देश में भी और आगे दूसरे देशों में भी, तो उनको जो डाटा है क्लिनिकल ट्रायल का वो यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है। दूसरा पोर्टल है आपका ये रिसर्च मैनेजमेंट वाला। ये CCRAS मतलब क्या होता है, ये होता है आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, तो आयुर्वेदिक साइंस में जो कुछ भी रिसर्च हो रहा है उसका भी एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, ताकि जो भी डेटा चाहिए वो हम रिट्रीव कर सके, है ना, इजी वे में। तो रिसर्च हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री डोमेन ही प्रैक्टिस ओरिएंटेड है ना। जितना आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना आपका ज़्यादा रिसर्च होगा, उतना अच्छे तरीके से आप पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये है हो गया आपका दूसरा पोर्टल। तीसरा पोर्टल है आपका ई मेधा। ठीक है, ई मेधा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन, है ना। ये बेसिकली क्या है कि आयुर्वेदा से रिलेटेड, यूनानी से रिलेटेड जितने भी मतलब हमारे पास डेटा है, नॉलेज है, बुक्स है, उसका एक हम सेंट्रलाइज डेटाबेस बना के रखेंगे। ठीक है, अराउंड 12,000 बुक्स है, तो वो आएगा आपके अंडर ई मेधा इनिशिएटिव में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन। चौथा आपका पोर्टल है अमर, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी। ठीक है, तो इस पोर्टल में क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो मतलब आयुर्वेदा जो है बहुत पुराना है, तो पुराने समय में मतलब अब हमारी जो स्क्रिप्ट थी वो डेवलप नहीं थी इतनी, तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में ये आयुर्वेदिक का नॉलेज हमको मिलता है। तो वो सारी स्क्रिप्ट्स जो है वो हम एक जगह पे लाएंगे। ठीक है, तो वो है आपका ये अमर पोर्टल। आयुर्वेदा से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, यूनानी, सिद्धा, सोआ रिगपा, इन सब से रिलेटेड जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो एक जगह पे लाने का काम इस पोर्टल में किया जाएगा। ठीक है, फिर है आपका शाई पोर्टल। शाई पोर्टल है आपका शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। मतलब हिस्ट्री में आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो भी इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोबॉटनिकल इंफॉर्मेशन है, स्कल्पचर्स है, फिलोसॉफिकल सोर्सेज है, इनको सबका डाटाबेस मतलब एक जगह पे ये इनका डाटाबेस बना के रखना, वो है काम आपके ये शाई पोर्टल का। ठीक है, तो ये पांचों पोर्टल इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये 3 पोर्टल जिसमें कि ये एक्रोनिम यूज कर लिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बहुत बार एग्जाम में एक्रोनिम्स पूछ लेते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज़ है आपका ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स रिलेटेड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ये पहले ये हम समझ लेते हैं कि ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है क्या, है ना। ये कुछ अलग सा दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो ये पहले है क्या ये समझ लेते हैं। देखिए, ई कॉमर्स में जो अभी पूरे इंडिया में जो है आपको मेजर मोटा मोटी जो है 2 कंपनियां दिखती हैं। ठीक है, एक है आपका अमेजोन, दूसरा है फ्लिपकार्ट। ठीक है, और ये तो हम मतलब कॉमन सिटीजन्स को ये पता है कि ये 2 लोग ई कॉमर्स में है, लेकिन छोटे मोटे प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा ई कॉमर्स में अभी उतर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई बड़ा रिटेलर है, बड़ा होलसेलर है, तो वो खुद का एक साइट खोल लेता है, अ, उससे वो मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स है वो बेचता है ना। तो ये जो छोटे मोटे रिटेलर्स है एमएसएमई से रिलेटेड, इनको भी ये प्लेटफॉर्म यूजफुल होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर दुकान है, भले भले ही कितना बड़ा दुकान हो, तो आपका जो रीच है वो आजू बाजू के 10-15 किलोमीटर तक ही होता है।
लेकिन अगर आप ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो अगर आप यूज कर पा रहे हो तो आप पूरे इंडिया को अवेलेबल हो सकते हो। आपका जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया में रिलेवेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नेटवर्क है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये लॉन्च किया गया है। इसके थ्रू क्या करेंगे ये डीपीआईआईटी वाले, एक कॉमन सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। एक बेसिक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे जो कि सबके लिए यूजफुल होगा, और ये ओपन सोर्स में रख देंगे। मतलब ओपन सोर्स में मतलब ये, मतलब इसका इस पे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले कानून नहीं लगेंगे। ये खुद ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बना के इसका पब्लिक एक्सेस सभी को दे देंगे। तो जो भी एमएसएमई से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशंस है और कंपनीज है छोटी मोटी, जो भी रिटेलर्स है इंडिया में, उनको अगर साइट खुद की बनानी है या फिर खुद के प्रोडक्ट्स उनका कैटलॉगिंग करना है, कोई वेंडर हो जिसको मतलब एनरोल होना है कहीं पे, जैसे, है ना, तो उस चीजों के लिए क्या है, बहुत पैसा खर्च होता है और लोगों को पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती है साइट बिल्डअप करने की। तो मोटा मोटी बेसिक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी साइट से रिलेटेड जो है वो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद में जो, मतलब कोई फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एमएसएमई हो, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड एमएसएमई हो, तो वो खुद का जो प्रोडक्ट कैटलॉगिंग है वो उसके हिसाब से उस साइट पे कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक कोडिंग वाला जो भी काम है वो डीपीआईआईटी के लीडरशिप में ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली फंडा है इसका, इसके पीछे, है ना। तो इससे फायदा किसको होगा, इसको फायदा उन लोगों को होगा जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनको करना है, मतलब ऑनलाइन बिजनेस भी उनको करना है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेस रिटेलर्स को ये बहुत फायदेमंद होगा। उनका बिजनेस पूरे इंडिया में बढ़ सकता है ना। उनका उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स भी मिलेगा, जीएसटी का भी मतलब जो ग्रोथ होगा, है ना। और पैसा बढ़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो मतलब वेलफेयर स्कीम्स भी बढ़ेगी, उनको मतलब पेट्रोल पे टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये सब बेसिक फंडा है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च निपुण भारत प्रोग्राम। ये जो निपुण भारत प्रोग्राम है, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसके अंडर क्या होने वाला है, जो 3 से 9 साल के बच्चे हैं, इनके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। इनकी जो लर्निंग टारगेट्स है ना। 3 से 9 साल के बीच में क्या लर्निंग टारगेट्स होते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 है, एबीसीडी है, ये उनको पहचानते आना चाहिए, है ना। उसके बाद में जो छोटा मोटा एक और एक दो होता है, ठीक है, इतने जो लर्निंग स्किल है वो उनको आने चाहिए। तो उस पे फोकस हम अभी कर रहे हैं एज पर आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो उसके लिए ये स्पेसिफिक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, निपुण भारत प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंडर हम जो है, मतलब एजुकेशन जो है एंगेजिंग होना चाहिए और एंजॉयबल भी होना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चों को ऐसा नहीं होता कि मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख लिया तो वो 15 20 मिनट का भी हो या फिर 2 घंटे का भी हो, तो वो अगर काम का है तो वो देख लेंगे। उनको ये पता नहीं होता है कुछ क्या काम का है क्या काम का नहीं है। तो उनको बस अगर कुछ एंजॉयबल तरीके से कुछ सिखाया जाए तो वो सीखेंगे। उनको आप एंगेज करके रखोगे तो वो आपके साथ मतलब जुड़ेंगे, है ना। अदरवाइज वो रोने लगेंगे, मम्मी पापा को बुलाएंगे, ऐसा होगा, है ना। तो उसके लिए ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी है अंडर निपुण भारत प्रोग्राम। और एज ग्रुप है 3 से 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एमओयू साइन किया है यात्रा.com के साथ, है ना। ये एमओयू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री है जो वर्स्ट हिट है पैंडेमिक में, वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर। तो अभी इन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टूरिज्म को धीरे धीरे बढ़ावा देने के लिए, मतलब ये जो टूरिज्म सेक्टर है, ये मतलब नॉर्मल करने के लिए इन्होंने यात्रा.com के साथ एक एमओयू किया। अब इस एमओयू के थ्रू क्या होगा, यात्रा.com के साथ यात्रा.com को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जितने भी लोकल टूरिज्म स्पॉट है, ठीक है, मान लो शिरडी है, शिरडी तो वैसे ऑल इंडिया में फेमस है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं। अब शिरडी में जो है, शिरडी में आजू बाजू में बहुत सारे अकोमोडेशन के लिए होटल्स होंगे, ठीक है।
अकोमोडेशन के लिए होटल्स होंगे, फिर खाने के लिए भी होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे। तो इन सबको है ना एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और इनको इनका स्किल डेवलप करना है, इनको ट्रेनिंग देनी है कि भाई कोरोना में आप सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करोगे, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यात्रा डॉट कॉम को दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म का नाम है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑफ लोकल टूरिज्म, ठीक है। सिस्टम सिस्टम फॉर असेसमेंट एंड अवेयरनेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ लोकल टूरिज्म, ठीक है। तो इसको ये साथी प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो लोकल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जो हमें खबरदारी लेनी है ताकि कोरोना ना फैल सके, उसके लिए ये खबरदारी लेंगे, ठीक है। तो ये काम है ये यात्रा डॉट कॉम का, और ये इम्पोर्टेंट एमओयू है, तो ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की तरफ से ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो न्यूज़ में था, ठीक है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे दिया है ना, एम्पावरिंग शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है वो हम देखते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है बेसिकली कि आपके जो जंगल होते हैं, ठीक है, आपके इंडिया में, ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जंगल कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे बहुत बड़ा घना जंगल है, नीलगिरी का जंगल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आओगे आप तो यहाँ पे दंडकारण्य है, ठीक है। फिर ये सेंट्रल इंडिया में आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच है ना। तो और ये इधर नॉर्थ ईस्ट में भी आपका बहुत घना जंगल है। तो इन जंगल में क्या होता है, ट्राइबल्स लोग रहते हैं। अब ट्राइबल लोग जंगल में रहेंगे तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो भी होगी उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्राइबल्स रहेंगे, रह रहे हैं वहाँ पे। तो इन ट्राइबल्स को क्या होता है, बाकी बहुत सारी दिक्कत होती है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से, फिर फॉरेस्ट की एक प्रोटेक्शन फोर्स होती है उनकी तरफ से। है इशू इशू क्या है कि ये ट्राइबल्स जो है वो पिछले 100 साल से, 200 साल से वहां से रह रहे होंगे, ठीक है, इनके हैबिटेट वहां पे होंगे। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गया, प्रोटेक्टेड एरिया वाले रेगुलेशंस आ गए, तो उसकी वजह से इन ट्राइबल्स को तकलीफ हो रही है। लेकिन राइट्स तो इनके आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो 200 साल से वहां पे रह रहे हैं, है ना। और लॉ तो अभी बने हैं रिसेंटली, 50 साल पहले या फिर 30 साल पहले होंगे। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो है इनका वेलफेयर हो सके, इनको इनके राइट्स पे कुछ आंच ना आ सके, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया 2006 में, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडू हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऑकर टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज मतलब बहुत सारी ट्राइब्स है, तोड़ा ट्राइब्स है, आपतानी है आपके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये सारी ट्राइब्स जो है, नागा ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट में, मिशो है, ठीक है। तो इनके ऊपर कुछ मतलब इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से वहाँ पे रह रहे हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। पेड़ों की मतलब जंगल की कटाई ना हो, जूम कल्टीवेशन ना हो, इसका ये इंश्योर करते हैं। तो इनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इनके इसलिए इनके राइट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। और ये राइट्स क्या है, पहले आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ राइट है इंडिविजुअल राइट। अब ये इंडिविजुअल राइट क्या है, अगर आप इंडिविजुअली आप खेती कर रहे हो फॉरेस्ट एरिया में, है ना, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन जिसको बोलेंगे हम, अगर एग्री फॉरेस्ट एरिया में आप खेती कर रहे हो तो वो आपका इंडिविजुअल राइट है। फिर कम्युनिटी राइट्स भी होते हैं। एक कम्युनिटी राइट्स क्या है, ग्रेजिंग है, ठीक है, ग्रेजिंग है। फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वहाँ पे आप फिशिंग करते हो, तो ये कम्युनिटी राइट्स हो गए, ठीक है। तो ये दोनों राइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं थ्रू फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, टू एंश्योर लैंड टेन्योर, लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ ट्राइबल्स। तीसरा है टू स्ट्रेंथन द कंजर्वेशन रिजिम ऑफ द फॉरेस्ट बाय इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट राइट होल्डर्स। मतलब जिनके पास, जिनको हमने फॉरेस्ट राइट दिए हैं वहां पे रहने के लिए, उनके ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है
कि भाई आपने अभी हम आप फॉरेस्ट में रह रहे हो तो फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है वो आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे कुछ जल काट नहीं होनी चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, कुछ आग वाग नहीं लगनी चाहिए, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट राइट एक्ट के। ये आप फोटो में देख रहे हो, ये पूरी आदिवासी महिलाएं हैं, शेड्यूल ट्राइब से, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है ना। ये कटाई कभी मतलब ये इनके मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए ये लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में इनकी हेल्प होनी चाहिए और इससे एनवायरनमेंट को भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये डुअल ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इंश्योर करना है। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इस पे नाबार्ड के मेंस में भी क्वेश्चन आया था। 2020 में जो नाबार्ड की मेंस हुई है ग्रेड ए की, उसमें रूर्बन मिशन पे क्वेश्चन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो बेसिकली ये रूर्बन मिशन है क्या, इनको क्लस्टर डेवलप करने हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ठीक है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भाई अर्बन फैसिलिटीज रूरल एरिया में इंश्योर करना है। तो अर्बन फैसिलिटी क्या है, अर्बन एरिया में हेल्थ सर्विसेज होती है, तो आप रूरल एरिया में कोई पीएचसी बनवा दो। अर्बन एरिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, तो रूरल एरिया में भी स्कूल्स होने चाहिए। फिर अर्बन एरिया में पार्क्स होते हैं, रूरल एरिया में भी होनी चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी होती है, टैप वाटर, वो भी होना चाहिए रूरल एरिया में। तो अगर छोटा छोटा मतलब 500 की आबादी वाला अगर गांव है ना, या फिर 1000 की आबादी वाला गांव है, तो शायद यहाँ पे जो वायबिलिटी है वो ना हो, है ना। अगर 500 की आबादी के लिए आप अगर पीएचसी बनवा रहे हो तो आपको ऐसे 7 लाख पीएचसी बनवाने पड़ेंगे। अराउंड 7 लाख गांव है छोटे मोटे इंडिया में। तो रूर्बन मिशन के अंडर क्या होता है, इसको ये क्लस्टर बना रहे हैं, मतलब छोटे छोटे गांवों का एक ग्रुप बना दिया। मान लो 10-15 गांव का एक ग्रुप बना दिया, अब इसकी पॉपुलेशन हो गई 10,000, 10,000 से 20,000 हो गई मान लो। तो इसके इसके लिए फिर एक छोटा सा पीएचसी हम बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक एजुकेशन स्कूल मतलब स्कूल भी बनवाएंगे, है ना। कुछ पार्क हो वो भी बनवाएंगे छोटा मोटा। फिर इनके लिए एक वाटर की टैंक भी बना सकते हैं, जिससे कि इनको वाटर सप्लाई मिल सके, टैप वाटर, फिल्टर वाटर, है ना। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का। ठीक है, इंक्लूसिवनेस भी लाना है, इक्विटी भी लानी है। इंक्लूसिवनेस कैसे आएगा, जब सभी गांवों में अच्छी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट लाएंगे, तो उसको बोलते हैं इंक्लूसिवनेस, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक यहाँ पे दिए हुए हैं कि रूरल इंडिया का पॉपुलेशन है अराउंड 833 मिलियन। इसको आप अगर करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 83 करोड़। ठीक है, और ये हिस्सा है आपके मतलब 83 करोड़ मतलब 68% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है, 68% ऑफ द पॉपुलेशन आपका रूरल एरिया में रह रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की तरफ से ये एक ऐप लॉन्च किया है, मत्स्य सेतु ऐप। ये मत्स्य सेतु ऐप की तरफ से मतलब बेसिकली है कि ये ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप है। इसमें आप अगर फिशरीज करना चाहते हो तो आपकी फिशरीज से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। फिशरीज कैसे करनी चाहिए, पॉन्ड डेवलप कैसे करना चाहिए, प्रोडक्शन कैसा बढ़ाना चाहिए फिशरीज का, है ना। जो कुछ भी अलग अलग ब्रीड्स है, वैरायटीज है फिशेस की, तो उनको कैसे आप कल्टीवेट कर सकते हो, एक्वाकल्चर का आप मतलब बेनिफिट कैसे ले सकते हो फार्मर इनकम बढ़ाने में। तो वो सब चीज़ें जो है आपको ये मत्स्य मत्स्य सेतु ऐप में मिलेंगी। ठीक है, उसके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ये मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप जो है वो बनाया है आपके आयकार ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ठीक है, इन्होंने ऐप बनाया है, फंडिंग दिया है आपको नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने। ठीक है, तो ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। ठीक है, और इनका काम क्या है, टू एंश्योर इंक्रीज फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिश का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। प्रोडक्शन मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट फिगर है। 2 टन प्रोडक्शन हो गया, 3 टन प्रोडक्शन हो गया, ये हो गया प्रोडक्शन। 3 टन फिशेस, 2 टन फिशेस। लेकिन ये 2 टन कितने बड़े पॉन्ड में हुआ है, 1 एकड़ का पॉन्ड है या 2 एकड़ का पॉन्ड है। अगर 1 एकड़ के पॉन्ड में 2 टन हो गया, वो हो गया आपका प्रोडक्टिविटी। ठीक है, या फिर 2 टन हो रहा है आपका 10 एकड़ वाले पॉन्ड में, तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई, है ना। ये 150 हो गया।
तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होता है। तो ये इंडिया में प्रोडक्शन भी बढ़ाना है फिशेस का, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, ये इम्पोर्टेंट मतलब मोटिव है एनएफडी को एस्टेब्लिश करने के पीछे, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये आपने कमेंट सेक्शन में इसको इसका आंसर लिखना है। नाबार्ड से रिलेटेड प्रीलिम्स लेवल का ये क्वेश्चन है, प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंडिया का, है ना। और इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट कौन से लोग होंगे, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेटर, ऊपर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये नीचे आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर जो भी कंट्रीज है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। या तो आपका कंट्री पूरा इन दोनों के बीच में हो, या फिर पार्शियली भी हुआ तो चलेगा, मतलब आधा अंदर है आधा बाहर है, वैसा भी चलेगा, वो लोग इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो सन की रेज है वो इस एरिया में ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। पूरी ऐसी मतलब सनलाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो इस एरिया में ज़्यादा होती है, इसके लिए ये लॉजिकली ये जो मेंबरशिप है वो वैलिड है ना। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 2015 में बना था, और फ्रांस और इंडिया का लीडरशिप इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रांस प्लस इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली ये और एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक न्यूज़ में था, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो इनका काम क्या है, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, उनको अगर सस्टेनेबल एनर्जी में अगर शिफ्ट करना है, मान लो वो बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब उनको सस्टेनेबल एनर्जी पे मतलब सोलार या विंड या हाइड्रो पावर उस पे अगर स्विच करना है, तो उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगेगी, जो भी एक्सपर्टीज लगते हैं, उसके लिए गाइडेंस देने का काम ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी करती है, ठीक है। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। और कुछ न्यूज़ होती है पीआईबी पे जिसके ऊपर कंटेंट बनाना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे न्यूज़ जो है वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एक नया मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ है, वो मिनिस्ट्री इनमें से कौन सा है, आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। फिर रिसेंटली अभी हमने जो फॉरेस्ट राइट एक्ट देखा है, उसके अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एडजॉइनिंग कैचमेंट एरियाज वाटर सोर्सेस एंड अदर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज इज गिवन टू, मतलब ये डाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ और जो वाटर बॉडीज है फॉरेस्ट के अंदर, उसको संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, वो किसको दिया गया है, वो उसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये आपको ना साइट पे मिल जाएगा, मतलब आप ट्राइबल मिनिस्ट्री के साइट पे जाओगे, ठीक है। ट्राइबल मिनिस्ट्री के साइट पे जाओगे, वहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है, ठीक है। वो एक दो पैराग्राफ पढ़ोगे, इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप वो पढ़ के थोड़ा एफर्ट डालना है और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जो शेड्यूल ट्राइब वाला जो मैटर होता है, ये नाबार्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड में आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, आपको प्री में भी क्वेश्चन मिलेंगे ट्राइबल से रिलेटेड, और मेंस में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ट्राइबल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो हमको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो आपको ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ना है साइड से, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रिसेंटली ये जो गरीब कल्याण अन्न योजना है वो एक्सटेंड की है, तो वो कौन से महीने तक एक्सटेंड की है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये प्रीवियस सेशन का एक क्वेश्चन है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में अभी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो रिवाइज किया गया, वो कितना था, वो है 9.5%। फिर ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन लॉन्च करता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डाटा फॉर बेटर लाइव्स,
है ना। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है हर साल, ठीक है। उसका इस साल का जो थीम है वो डाटा फॉर बेटर लाइव्स है ना। अभी इस हफ्ते का तो हमने पीआईबी कवर कर लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट मीटिंग होगा 16 तारीख को, ठीक है। 16 जुलाई को हम मिलेंगे। और आगे से अभी ये तो सीरीज अभी वीकली 2 बार चल रहा है, मतलब वीकली 2 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आगे से हम ये सीरीज वीकली चलाने वाले हैं, ठीक है। पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर कंटेंट हमारा पसंद आता है ना, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे कोर्सेज शुरू है आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 पे। आपको आपका सिलेक्शन इंश्योर कराना है तो उस कोर्स को ज़रूर एनरोल कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 16 जुलाई को। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।